नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। इंटरनेट का आविष्कार 21वीं सदी में सबसे क्रांतिकारी घटना कही जा सकती है। इंजन, परमाणु और बिजली के आविष्कार के बाद कंप्यूटर और इंटरनेट का इंसानी जिंदगी पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है। इसने न सिर्फ दुनिया के सोचने, समझने और काम करने के तरीके को बदला है, बल्कि आम जनमानस के जीने का तरीका ही बदल दिया। इंटरनेट असीमित सूचनाओं और संभावनाओं का सागर है, लेकिन विज्ञान के तमाम आविष्कारों के साथ इंटरनेट के अपने दुष्प्रभाव भी हैं। क्या है इंटरनेट की बुराइयां और इनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए दुनिया भर में सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। इसका मकसद लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं को इंटरनेट के साफ सुथरे, रचनात्मक और सकारात्मक इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। विशेष में आज हम बात करेंगे सेफर इंटरनेट डे की, बताएंगे क्या है इंटरनेट से जुड़े खतरे और दिखाएंगे इन खतरों से बचने के तरीके और कानून। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। छह फरवरी को दुनिया भर में सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल और इससे जुड़े खतरों के मद्देनज़र ये दिन काफ़ी अहम है। इस दिन दुनिया भर में बच्चों और युवाओं को साइबर दुनिया की बुराइयों से दूर करने और इंटरनेट के साफ सुथरे इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में तमाम देश और संगठन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सेफर इंटरनेट डे यानी इंटरनेट को साफ सुथरा, अपराध मुक्त रखने और गैर जरूरी सामग्री शेयर न करने के लिए जागरूक करने का दिन। इस साल सेफर इंटरनेट डे की थीम है क्रिएट, कनेक्ट एंड शेयर, रिस्पेक्ट, अ बेटर इंटरनेट स्टार्ट्स विद यू। यानी रचें, जुड़ें और सम्मान साझा करें। बेहतर इंटरनेट की शुरुआत आपसे है। इस साल की थीम लोगों को अच्छी, सुरक्षित, स्वास्थ्य और रचनात्मक सामग्री शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। Knowledge is power. So be empowered and start showing that respect with yourself and all your friendships. We're caught in a webhead, spinning like a thread full of questions, so many pressures, so much content. Just make sure that you're content and you know what consent is. The internet can play host to adventures. Just be mindful how you venture every time that you press enter. This virtual world was invented to bring us together, to exchange our ideas, to expand our minds, and we need that more than ever. But be clever. Understand that what you do online has an impact in real life, in real time. दरअसल इंटरनेट पर क्या शेयर किया जाए और क्या नहीं, किस तरह युवाओं को रचनात्मक, स्वस्थ और उपयोगी सामग्री तैयार करने और इंटरनेट पर शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए तमाम देश, इंटरनेट कारोबार और तकनीक से जुड़ी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित करती हैं। The internet provides a resource. These days, you even hear our young children, tertiary institutions talking about cutting and pasting. Now you go to Google, you can. It's a huge resource, unlimited resource in every aspect. The internet has been a medium for distribution. The internet is a medium for business. The internet is a medium for communication, and our lives. इस साल भारत समेत करीब 140 देश इस आयोजन का हिस्सा हैं। इसमें तमाम बड़ी साइबर और सॉफ्टवेयर कंपनियों के अलावा यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी साझेदार हैं। जगह जगह कार्यक्रमों के अलावा इंटरनेट पर सेफर इंटरनेट डे से जुड़ी सामग्री जारी की गई है। स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। इंटरनेट का आविष्कार 21वीं सदी की क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। इसने न केवल समय और दूरी को कम किया, बल्कि दुनिया को एक गांव में बदल दिया है। लेकिन समय के साथ साथ जहां इंटरनेट ने जनसाधारण की ज़िंदगी को आसान किया है, वहीं इसके दुरुपयोगों ने कईयों की ज़िंदगी मुश्किल में भी ला दी है। सेफर इंटरनेट डे मनाने की वजह यही है कि इंटरनेट कैसे साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। इंटरनेट पर बैठे हम दुनिया के किसी भी शहर या गांव की तस्वीर और उसके बारे में जानकारियां अपने कंप्यूटर पर ही जान सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़े खतरे भी हैं। इंटरनेट पर हैकर्स,
वायरस, मॉर्फिंग, पोर्नोग्राफी, पीडोफाइल यानी बाल यौन शोषण के अलावा साइबर टेररिज्म, साइबर ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, साइबर आर्थिक अपराध जैसी अनेक गैरकानूनी गतिविधियां हैं जिन्होंने न सिर्फ लोगों को बल्कि दुनिया भर में कई सरकारों तक को परेशान कर रखा है। इंटरनेट और इससे जुड़ी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और इंटरनेट पर साफ सुथरी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए 2004 में यूरोपियन यूनियन सेफ बोर्ड ने सेफर इंटरनेट कमेटी की शुरुआत की। इंटरनेट में है कुछ कोर इश्यूज हैं जिनका रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है। उसमें पहला कोर इश्यू ये है कि जैसे अभी परसों फेसबुक की रिपोर्ट आई कि उनके लगभग 20 करोड़ यूजर्स बोगस हैं, फेक हैं, फर्जी हैं। जितना पूरा फर्जीवाड़ा होता है वो गुमनाम लोगों द्वारा होता है, और ये गुमनाम लोग लॉटरी स्कैम करते हैं, ये गुमनाम लोग बैंकिंग स्कैम करते हैं, जॉब स्कैम करते हैं, और उसके बाद जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स होती हैं इनको स्पेशल स्पीड मिलती है, ये 5 गुनी ज्यादा स्पीड से चलती हैं। तो ये जो पूरा आपको गड़बड़ दिख रहा है इसकी एक अपनी इकोनॉमिक्स है। सेफर इंटरनेट कमेटी 2005 में पूरी तरह से काम करने लगी और धीरे धीरे यूरोप से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। आज यूरोपियन सेफर इंटरनेट कमेटी से दुनिया के 130 से भी ज्यादा देश जुड़े हैं। 2009 में सेफर इंटरनेट डे कमेटी बनाई गई। इसका मकसद था इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले दुनिया के अन्य देशों में इंटरनेट को लेकर एक समान सोच और नीति लागू करना और इन देशों के बीच आपसी समन्वय बनाना। हम सब भूल रहे हैं कि हम सब कड़ी हैं एक चेन की, और ये चेन उतनी ही ज्यादा सुरक्षित या सुदृढ़ है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी। लिहाजा लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए कि इंटरनेट को सेफ बनाना चाहिए, हमारा क्या दायित्व होना चाहिए इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए, साइबर सुरक्षा को हम किस तरीके से ज्यादा महत्व प्रदान कर सकते हैं, और किस तरीके से हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ साइबर सुरक्षा को लेकर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। इन्हीं पहलों को लेकर आज ये सेफर इंटरनेट डे मनाया जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं सेफर इंटरनेट डे के आयोजन में सहयोगी भूमिका निभाती हैं। इनमें काउंसिल ऑफ यूरोप, संयुक्त राष्ट्र संस्था यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। भारत में भी सेफर इंटरनेट डे से जुड़े आयोजन किए जाते हैं। देश की अनेक राज्यों में सेफर इंटरनेट कमेटी हैं जो राष्ट्रीय सेफर इंटरनेट कमेटी से जुड़ी हैं। इसके अलावा कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी सेफर इंटरनेट डे का समर्थन करती हैं। ये संस्थाएं बच्चों, युवाओं और महिलाओं में सुरक्षित इंटरनेट सर्फिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही हैं। लीना शर्मा के साथ रितु कुमार, राज्यसभा टीवी। इंटरनेट आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। पूरी दुनिया इंटरनेट से आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। ऐसे में आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इंटरनेट की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई और ये कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। 29 अक्टूबर 1969 ये वो दिन था जिस दिन दुनिया बदल गई। रात करीब 10:30 बजे ULCA के प्रोग्रामर ने 2 अक्षर L और O इलेक्ट्रॉनिकली भेजे, जिसके बाद सारा सिस्टम बंद हो गया, मगर इंटरनेट की शुरुआत हो गई। ये वो दिन था जब वैज्ञानिक इस बात को जान पाए कि इंटरनेट क्या है, मगर उस समय इसे ARPANET कहा जाता था, जो अमेरिकी रक्षा विभाग से संचालित था। 1972 में पहला ईमेल बनाया गया और 1974 में ARPANET को व्यावसायिक कर दिया गया। टेलनेट नाम की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने इसका व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू किया और बाद में इसे इंटरनेट का नाम दिया गया। इंटरनेट का आविष्कार जो था वो एक्सीडेंटली हुआ। एक वैज्ञानिक थे जो आप लोगों ने सुना होगा, सर्न में जहां गॉड पार्टिकल और बहुत सारी बातें होती थी, वहां के वो वैज्ञानिक न्यूयॉर्क गए हुए थे। न्यूयॉर्क में वो अपने प्रयोगशाला से संपर्क साधना चाहते थे जो जिनीवा में थी। उन्होंने अपने कंप्यूटर पर ऐसे ही बैठे हुए थे तो कुछ संदेश टाइप किया और उस संदेश का उन्हें तुरंत उत्तर मिल गया जिनीवा से। इस प्रकार से लोगों ने पहली बार सीखा कि कंप्यूटर को कंप्यूटर से दूरसंचार के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।
1983 वो समय था जब इंटरनेट पर वेबसाइट का ज़माना आ गया था और डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS का इस्तेमाल शुरू हो गया था, जिसमें .edu, .gov, .com, .mil, .org, .net और डॉट लगाना अनिवार्य हो गया था, नहीं तो उससे पहले वेबसाइट नंबर्स पर चलती थी। 1984 में से 1000 से ज़्यादा निजी कंप्यूटर जुड़ चुके थे। 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने 5 सुपर कंप्यूटर सेंटरों के विशाल नेटवर्क को जोड़ा, जिसे NSF नेट कहा गया। जटिल नेटवर्कों का ये विलय इंटरनेट के रूप में जाना गया। 1989 में टिम बर्नर-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए ब्राउजरों, पन्नों और लिंक का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब बनाया और 1998 में गूगल के बाद तो इंटरनेट का चेहरा ही बदल गया। भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया, जब अर्नेट को सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रोत्साहन मिला। आम लोगों के लिए इंटरनेट विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL के गेटवे सर्विस के साथ शुरू हुआ। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपनी टेलीफोन लाइन के जरिए दुनिया के कंप्यूटर से भारतीय कंप्यूटरों को जोड़ दिया। 1998 में सरकार ने निजी कंपनियों को इंटरनेट सेवा क्षेत्र में आने की अनुमति दी। इंटरनेट पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये एक अति विशाल स्वतंत्र सहकारिता है। कोई एक व्यक्ति, कंपनी, संस्था या सरकारी एजेंसी इसका मालिकाना हक नहीं रखती है और न ही इसे नियंत्रित करती है, लेकिन कुछ एजेंसी सलाह देकर, मानक निर्धारित कर और अन्य मुद्दों पर जानकारी देकर इसकी सफलता में सहभागी बनती हैं। 45 वर्षों में इंटरनेट ने दुनिया को बदल कर रख दिया और आज तो इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना भी कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हम इस वक्त डिजिटल युग में जी रहे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में हर काम एक क्लिक की दूरी पर है। ऐसे में अपराधी भी नई नई तकनीकों के सहारे जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस के जरिए ऑनलाइन ठगी या चोरी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से अपराध और किस किस तरह के अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। साइबर हमला या साइबर फ्रॉड। बीते कुछ वर्षों में ये खबरिया दुनिया के जाने पहचाने शब्द बन गए हैं। आए दिन साइबर हमला, साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड की तमाम खबरें मीडिया में देखने सुनने को मिल जाती हैं। हालांकि आम लोगों को इस बारे में कम ही जानकारी होती है। ठगी या अपराध की जद में आने के बावजूद लोग ये जान ही नहीं पाते कि वो किस तरह के अपराध का शिकार हुए हैं। साइबर क्राइम को लेकर समझ बढ़ाना बेहद जरूरी है। साइबर अपराध कई तरह के हो सकते हैं। इसमें सबसे आम है ईमेल फ्रॉड। इसमें अपराधी ईमेल हैकिंग के जरिए आपके ईमेल का गलत इस्तेमाल करते हैं और आपकी जानकारी के बगैर आपके मेल से कोई भी अपराध अंजाम दिया जा सकता है। दूसरा है सोशल मीडिया क्राइम। इसमें अपराधी आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपराधों को अंजाम देते हैं। इसमें कई तरह के अपराध आम हैं। इसमें ऑनलाइन धमकी और प्रताड़ित करना, हैकिंग और धोखाधड़ी करना, अकाउंट हैक करके उससे अवैध चीजों की खरीदारी, फेक प्रोफाइल बनाकर फर्जी तस्वीर और आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करना, फेक ऑनलाइन फ्रेंडशिप जैसे अपराध भी आते हैं। एक अहम साइबर अपराध पोर्नोग्राफी से जुड़ा है। पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और दूसरी सामग्रियां आती हैं जिनकी प्रकृति यौन हो और जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हों। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। जो लोग दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार कर लेते हैं या MMS बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाते हैं, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजते हैं, वो भी इसके दायरे में आते हैं। हालांकि कई कानूनी जानकार बताते हैं कि पोर्नोग्राफी देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं है। हालांकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध है और इसके लिए और भी कड़े कानून हैं।
बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या नग्न दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई भी चीज प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना। कानून कहता है कि जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठी करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं या दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, वो सब गैर कानूनी है। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना या फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, MMS बनाना, दूसरों को भेजना भी इसके तहत आते हैं। बच्चों का मतलब 18 साल से कम उम्र के लोगों से है। इसमें एक और श्रेणी है मोबाइल ऐप से जुड़े अपराधों की। इसमें अपराधी खासकर एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल फोन्स को जरिया बनाते हैं। ऐप स्टोर में मौजूद कई फर्जी ऐप्स के जरिए मोबाइल में सेंधमारी की जाती है और आपके मोबाइल तक पूरी पहुंच बनाकर उसका दुरुपयोग होता है। बीते कुछ समय से फर्जी और डुप्लीकेट कंपनियों की जालसाजी भी बढ़ी है। इन्हें बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज की श्रेणी में आता है। इसमें अपराधी असली कंपनी या सप्लायर्स के नाम से मिलता जुलता नाम, इंटरनेट डोमेन नेम बना लेते हैं। इसके बाद वो डुप्लीकेट ईमेल के जरिए ग्राहकों को ईमेल भेजते हैं और उनसे गुप्त जानकारियां, ऑर्डर या पैसे की उगाही करते हैं। एक और आम अपराध जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान होते हैं वो है डेटा चोरी। डेटा चोरी के तहत कॉपीराइटेड डेटा या लाइसेंस की गैर कानूनी कॉपी और उसका इस्तेमाल आता है। इसमें सिंगल यूजर लाइसेंस का मल्टीपल इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर की CD या DVD बनाकर उसे बेचना या कंपनी के सॉफ्टवेयर कोड का कर्मचारी द्वारा गैर कानूनी इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन अपराधी धमकी और उगाही के लिए रैंसमवेयर के इस्तेमाल, नेट बैंकिंग और ATM फ्रॉड, फर्जी कॉल के जरिए आपके खाते की जानकारी हासिल करना, फर्जी इंश्योरेंस कॉल, ईमेल या फोन कॉल के जरिए फर्जी लॉटरी का लालच, बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी का लेन देन और दूसरे ऑनलाइन लेन देन फ्रॉड्स भी आए दिन सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। आज लगातार साइबर सुरक्षा में सेंध चलती जा रही है। साइबर क्रिमिनल्स जो हो गए हैं वो विशिष्ट तौर पर साइबर सुरक्षा में सेंध करके न केवल पैसे चुराना चाहते हैं, लोगों की जानकारियां चुराना चाहते हैं। बहुत से लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी भी चोरी हो जाती है, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है। तो लोगों में जागरूकता अभी साइबर सुरक्षा को लेकर नहीं है। साइबर अपराधों में फिशिंग, जिसमें आपसे ईमेल के जरिए आपकी जानकारी जैसे बैंक का खाता, पासपोर्ट नंबर मांगा जाता है, आम है। कई बार साइबर अपराधी आपके वेब कैमरे को हैक कर सकते हैं या फिर आपके कीबोर्ड पर जो आप टाइप करते हैं उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी साइबर अपराध के दायरे में आता है। कुल मिलाकर ऑनलाइन और डिजिटल युग में अपराधों के तरीके बदले हैं। ज्यादातर मामलों में अपराधी पूरी साजिश और तैयारी के साथ घटनाओं को अंजाम देते हैं। आम लोगों को इन अपराधों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते हुए इनसे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपको इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि जाने अनजाने में आप कहीं खुद इनमें से किसी अपराध को अंजाम तो नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के साइबर सुरक्षा कानून हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। दुनिया और तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, कानून में उस हिसाब से बदलाव नहीं हो पाए। फिलहाल देश में जो कानून है वो साइबर अपराध रोकने और दोषियों को सजा दिला पाने में नाकाफी कहे जा सकते हैं। हाल के दिनों में साइबर अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। अपराधी हर रोज नेटवर्क हैक करने और महत्वपूर्ण सूचनाएं चुराने के लिए नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। इससे निपटने के लिए दुनिया भर में सर्विलांस सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने कानूनों न सिर्फ बदलाव किए हैं बल्कि इन्हें लगातार मजबूत किया जा रहा है। साइबर निगरानी से जुड़े लोग बदलते वक्त और अपराधियों के तौर तरीकों के हिसाब से नए तौर तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। साइबर कानून के दायरे में कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर स्पेस आते हैं। नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़ना, औद्योगिक जासूसी, फ्रॉड भुगतान और अनाधिकृत लेन देन जैसे अपराध साइबर कानून की नई चुनौतियां हैं। भारत में इससे निपटने के लिए 2000 में IT एक्ट बनाया गया। इसके जरिए भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकिंग साक्ष्य कानून 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में भी जरूरी बदलाव किए गए। 2008 में IT एक्ट में संशोधन किया गया।
लेकिन तब से तकनीक और अपराध करने के तरीके लगभग पूरे तरीके से बदल चुके हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर कोई विशिष्ट कानून भारतवर्ष में मौजूद नहीं है, जैसे कि चीन में है, जैसा कि जर्मनी में है। लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र कानून है, वो है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून। उसमें साइबर सुरक्षा की हमने कानूनी परिभाषा दी है, कुछ पहलुओं को टच किया है। मसलन अगर आप किसी के कंप्यूटर सिस्टम में उसकी इजाजत के बगैर घुसते हैं तो वो दंडनीय अपराध है। फिलहाल आईपीसी की धारा 503 के तहत ईमेल के जरिए धमकी भरे संदेश भेजना अपराध है। आईपीसी की धारा 499 के मुताबिक किसी भी मानहानि की भावना से भेजे गए ईमेल अपराध की श्रेणी में है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के इस्तेमाल रोकने के लिए आईपीसी की धारा 463 शामिल की गई है। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड को धोखाधड़ी से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 के दायरे में लाया गया है। चोरी छिपे किसी के ईमेल पर नजर रखने के मामले आईपीसी की धारा 463 के दायरे में हैं। वेब जैकिंग को आईपीसी की धारा 383 के दायरे में, ईमेल का गलत इस्तेमाल को आईपीसी की धारा 500 के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन दवाएं बेचने से जुड़े अपराध एनडीपीएस एक्ट के तहत सुने जाएंगे, जबकि हथियारों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त से जुड़े मामले आर्म्स एक्ट के दायरे में लाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 65 के तहत कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, धारा 66 के तहत कंप्यूटर में संग्रहित डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश और धारा 66A के तहत संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66B में कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 66C में किसी की पहचान चोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 71 में डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने का जिक्र है, जबकि 73 में फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन प्रावधानों की जानकारी न लोगों को है और न ही सही से कानून लागू करने वाले को। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त सही गलत की पहचान कैसे हो और कैसे उन बुराइयों से बचा जाए जो इंटरनेट के जरिए हमारे जीवन में दाखिल हो रही हैं। जाते जाते इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। घर से लेकर दफ्तर तक और बाजार से लेकर कारोबार तक इंटरनेट हर जगह नजर आता है। हालांकि उम्र, लिंग, कारोबार और क्षेत्र के लिहाज से लोगों की जरूरतें बदल जाती हैं और सब अपने लिहाज से इंटरनेट पर अपना वक्त गुजारते हैं। भारत में कुल जनसंख्या के करीब 46 करोड़ लोग इंटरनेट के दायरे में हैं। इनमें से करीब 20 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि 2020 तक आधे से ज्यादा इंटरनेट ग्राहक ग्रामीण इलाकों से होंगे। इनमें भी करीब 40% महिलाएं होंगी। इसके साथ ही लोगों के जीवन में इंटरनेट से जुड़े खतरे और गैर जरूरी सामग्री का दखल बढ़ेगा। नहीं, देखिए 2-3 बातें बड़ी जरूरी हैं। पहले नंबर पे एक नियम है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया में भागीदार नहीं हो सकते हैं। पर आज हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गया है और यहाँ से झूठ की शुरुआत होती है। तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत करके, और जिसको इंटरनेट कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनी प्रोत्साहित करती हैं, तो जो छोटे बच्चे जो सोशल मीडिया में नियमों के विपरीत जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि देश में जो मेधा है, जो बच्चों की पढ़ाई का वातावरण है, जो कौशल विकास है, वो रुक रहा है। सवाल ये है कि इंटरनेट पर क्या देखा जाए और क्या नहीं, कैसे गैर जरूरी चीजों को दरकिनार किया जाए और कैसे अच्छी चीजों को बढ़ावा मिले। ये सवाल तब और भी अहम हो जाता है जब इसमें बच्चों और खासकर लड़कियों से जुड़ी फिक्र शामिल हो। यहाँ माँ बाप और शिक्षकों की भूमिका बढ़ जाती है। शिक्षक छात्रों और युवाओं को रचनात्मक काम की तरफ प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक, छात्र और युवा न सिर्फ अच्छा कंटेंट तैयार कर उसे शेयर करें, बल्कि अपने साथियों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये सब
बहुत आवश्यक है कि इंटरनेट को सुरक्षित बनाया जाए, और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है कि एक तो कानून बने, जो साइबर लॉज बन गए हैं वो बहुत गहरे बन गए हैं, और उसके अलावा क्या है कि फायरवॉल्स बने, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं उनमें भी एक, जैसे आप ट्रैफिक के नियमों का जो कानून है वो तो सब तरह से एक जैसे ही होता है, तो जैसे आप जब सड़क पे चल रहे हैं तो कानून का पालन करना है, ऐसे इंटरनेट भी क्या है, वो भी एक साइबर रोडवेज है, वो साइबर हाईवेज हैं, उन हाईवे पे आप जब चल रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए जो नियम बने उनका पालन तो करना पड़ेगा। इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल और वेब की दुनिया को खूबसूरत बनाने में माँ बाप की काफी अहम भूमिका है। ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो बच्चों में सही गलत की तमीज पैदा करें और उन्हें इतना जिम्मेदार बनाएं कि वो गलत चीजों से दूर रहें। इंटरनेट पर हिंसा, अपमानजनक सामग्री और विद्वेष बढ़ाने वाली साइटों से दूर रहने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाना बेहद जरूरी है। इस काम में सामाजिक कार्यकर्ता, बुजुर्ग और समाज के जिम्मेदार लोग भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों, अभिनेताओं और वो सब भी लोगों को प्रेरित करें जिनको समाज में रोल मॉडल माना जाता है। आज जब हम सेफ इंटरनेट डे मना रहे हैं तो एक दिन ही ना मनाएं, हर दिन साल के मनाएं। ठीक उसी प्रकार से जागरूकता के लिए केवल एक दिन ही आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आपने जागरूकता करनी है तो स्कूल के करिकुलम में पहली कक्षा से ही आप साइबर लॉ और साइबर सुरक्षा संबंधी एजुकेशन करिकुलम में लेकर आए। दूसरी बात, उपभोक्ताओं को, यूजर्स को ज्यादा जागरूक बनाएं कि वो किस तरह से खतरों से खेल रहे हैं। इस मामले में बच्चों और युवाओं को इंटरनेट इस्तेमाल करने की शुरुआत में ही शिक्षित किया जाना जरूरी है। बच्चों को अश्लीलता, गाली गलौज, प्रलोभन, फ्रॉड और हर उस चीज से दूर रखना सिखाना होता है जो उनके और समाज के लिए खतरा बने। इंटरनेट पर सूचनाओं के असीमित प्रवाह और सोशल मीडिया पर जाने अनजाने लोगों का दखल भी एक समस्या है। परेशानियां काफी हैं, लेकिन इनका निदान सावधानी और जागरूकता से ही है। सिर्फ बंदिश लगाकर या कानून का डर दिखाकर अपराध और अपराधियों से इंटरनेट को नहीं बचाया जा सकता। जैगम मुर्तजा के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी।